हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 को शिफ्ट 2 में, उसका जीके पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज हैव बीन गिवन टू वुमेन एज ज्वाइंट और सोल ओनर्स, देयर बाय एनहेंसिंग देयर डिग्निटी। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता होनी चाहिए कि कब स्टार्ट हुई थी। 1 अप्रैल 2016 को तो ये बनी थी, बट लॉन्च हो गई थी नवंबर 2016 में। और इसका टारगेट लक्ष्य क्या कब तक था? 2024 तक महिलाओं को घर मिल जाए, अपना पक्का घर, ईंट सीमेंट से बना हुआ घर मिल जाए। बट अब इसको एनहेंस किया कर दिया है 2028-29 तक। ठीक है। और इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ हाउसेज हैव बीन गिवन टू वुमेन एज ज्वाइंट और सोल ओनर्स? दैट इज 74%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉल्ड अ फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट आई थिंक सबको ही पता होगा। सब अपने बैंक में ज़्यादातर पेरेंट्स या मतलब बड़े लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है, वो हम मतलब एज अ फिक्स्ड करा देते हैं 1 साल के लिए, या जितना भी उन टेन्योर होगा। बस आपको इंटरेस्ट मिलता है, या तो आप क्वार्टरली इंटरेस्ट ले लेते हो या मैच्योरिटी पे ही ले लेते हो। वो इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप उसको छुड़वाना चाहते हो तो आपको एक पेनल्टी टाइप करना पड़ता है, मतलब भरनी पड़ती है। आपको उस पर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आपका प्रिंसिपल तो मिल ही जाएगा, जो इंटरेस्ट आपको पूरा नहीं मिलता उसमें, ये होता है। तो क्या हो गया आंसर हमारा? फिक्स्ड पीरियड टिल मेच्योरिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर चैल्कोलिथिक साइट्स ऑफ मालवा कल्चर फाउंड? मालवा कल्चर निम्नलिखित में से किस राज्य में मालवा संस्कृत में ताम्र पाषाण स्थल पाए जाते हैं? केरला, असम, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? मालवा कल्चर फाउंड कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, under which part of the Indian constitutions are the provisions related to citizenship mentioned? पार्ट्स देखो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल अंडर कितना? 8 शेड्यूल। शेड्यूल कितने थे? 8 थे। और प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स अंडर कितना शेड्यूल? 12 शेड्यूल। हम शेड्यूल सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं, और आसानी रहे, लर्न हो जाए, तो आज हम 10 पार्ट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट 15 पार्ट्स हम मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे, 15 फर्स्ट 10 तो इम्पोर्टेंट है ही, उनके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आगे के जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में कर लेंगे। ठीक है। तो हो गया पार्ट्स। पार्ट 1, ये किसके बारे में? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। साथ साथ आर्टिकल भी देखते हैं, 1 से 4 आर्टिकल तक। यह द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 है। पार्ट 2 क्या है? द सिटीजनशिप। और इसके आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। और हमारे क्वेश्चन भी यही पूछा है, सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल, कौन से पार्ट में मेंशन है? वो है पार्ट 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 ये है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 7 राइट्स थे, बट अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, और इसके आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है। पार्ट 4 वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36 से 51। ठीक है। फिर आते हैं हम पार्ट 5।
पार्ट 5 क्या है? द यूनियन, द यूनियन। और इसमें ओहो, पहले 4A आएगा, आर्टिकल नंबर 4A, जिसको अमेंडमेंट से एक्ट किया था। इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51A। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ चुके हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी। फिर आएगा आर्टिकल पार्ट 5 द यूनियन। इसमें आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक। देन पार्ट 6 द स्टेट्स। इसमें है आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 तक। देन पार्ट 7 था, मतलब पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया है अंडर 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1958, रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1958, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 ये क्या बात करता है? यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज। इसमें है आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 तक, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 9 वो बात करता है द पंचायत। आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक। फिर 9A वो है द म्यूनिसिपैलिटीज़, इसमें है आर्टिकल नंबर 243O के बाद क्या आता है? पी से लेके 243ZG तक, ठीक है। देन पार्ट 9B भी है, यहाँ लिख देती हूँ। पार्ट 9B वो है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके आर्टिकल देखो, ZG तक हो गया ना, तो आज आएगा 243ZH से लेके 243ZT। इनके अंदर का भी इसके अंदर का आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। फिर आता है पार्ट 10 जो है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देखो मेन आपको क्या क्या याद करना है, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो है सिटीजनशिप के हम सारे लर्न कर लेंगे, नहीं तो जो पहले वीडियोस डली हुई हैं जीके के उसमें पूरा सिटीजनशिप मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कराया है। फंडामेंटल राइट्स लर्न करने हैं आपको। DPSP पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट वो मैं बता दूंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए टिप्स पे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। पंचायत नहीं, अभी मेन आपको यही 4 लर्न होने चाहिए पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 5, आंसर तो हो गया था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टू रिसीव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अप्रूवल इन जनवरी 2024? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर नहीं कह सकते हम इसको, पास्ट अफेयर्स कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in which Indian state is the Bandi festival celebrated, known for its cultural program and traditional art forms? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? बांदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। राजस्थान के और क्या फेस्टिवल हैं? राजस्थान के और कौन से फेस्टिवल होते हैं? गणगौर, तीज हो गया, डेजर्ट फेस्टिवल,
और यहाँ पे बात हो रही है बांदी फेस्टिवल या बूंदी फेस्टिवल। मध्य प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल, लोकरंग फेस्टिवल, गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात में नवरात्रि बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है। रण उत्सव, काइट फेस्टिवल जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं, काइट फेस्टिवल, उत्तरायण, है ना। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे कुंभ मेला, होली। और देखो उत्तर प्रदेश का, अच्छा वो तो डांस हो गया ना। वैसे मैं उत्तर प्रदेश का आपको क्लासिकल डांस पूछ रही थी, वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। और रामलीला, यही। आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिजीनियस मेड इंडियन कलर फिल्म। इंडियन कलर फिल्म, इससे पहले आप मुझको कमेंट में एक ये बताइए, फर्स्ट टॉकेटिव इंडियन फिल्म। तो कलर फिल्म क्या था, कौन सी थी? किसान कन्या, वक्त, या लैला मजनू, मेरा भारत महान। तो फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड इंडियन कलर फिल्म इज किसान कन्या। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। किसान कन्या जो फिल्म थी कब रिलीज हुई थी? 1937 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट गवर्नमेंट ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2022 seek to disqualify those persons from becoming members of gram, taluk and district panchayat who have been dismissed from government services or cooperative institutions or have been compulsory retired। किस राज्य सरकार का ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2022 उन लोगों को ग्राम, तालुका और जिला पंचायत के सदस्य बनने से अयोग्य घोषित करने का प्रयास करता है, जिन्हें सरकारी सेवा या सहकारी संस्था से बर्खास्त कर दिया गया है या आने वाले सेवानिवृत्ति दे दी गई है? केरला, कर्नाटका, गोवा या गुजरात। ये कहाँ का अमेंडमेंट है? ये है कर्नाटका का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द न्यू रूफटॉप सोलर स्कीम व्हाट एनुअल सेविंग आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी। फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? यह है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बिजली योजना जिसमें क्या था कि 300 यूनिट्स ऑफ फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। 300 यूनिट्स ऑफ फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो इससे कितनी सेविंग एक्सपेक्ट करेगी? अराउंड 15,000 से 18,000 पर एनम, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या था, आप अपने घर के रूफ पे सोलर सिस्टम लगवाइए, उससे आपको पर मंथ पर ईयर पर एनम 300 यूनिट्स ऑफ फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 300 यूनिट्स तो पर मंथ मिलेगी ना, और इससे सेविंग हो जाएगी 15,000 से 18,000 पर एनम तक। क्वेश्चन नंबर 10, द रिमेन्स ऑफ अ मैसिव मड fortification wall at the oil center were found at dash, which is a site of Ahar Chalcolithic culture। तेल के केंद्र में केलेबंदी की विशाल
मृदा दीवार के अवशेष डैश में पाए गए। जो आहाड़ ताम्र पाषाण संस्कृति का एक स्थल है। कायथा, ईमान गांव, दैमाबाद या बालाथल। तो कहाँ पे पाए गए हैं? रिमेन्स ऑफ मैसिव मड फोर्टिफिकेशन वॉल एट द ऑयल सेंटर वर फाउंड एट बालाथल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आपको दैमाबाद पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? दैमाबाद लेटर हड़प्पन की एक इम्पोर्टेंट साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री इन फाइनेंशियल मार्केट? क्या है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय बाजारों में सूचना विषमता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज या इंश्योरेंस कंपनी? देखो, फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है तो सेंट्रल बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, कमर्शियल बैंक से भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से भी नहीं। फाइनेंशियल मार्केट का जो भी लेना देना है वो है स्टॉक एक्सचेंज से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या लिमिटेड मार्केट ट्रांसपेरेंसी रोल करता है, जहां हम अपने मतलब लोन ले सकते हैं, अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिजर्व मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब ये जो पब्लिक डीलिंग होती है ना वो कमर्शियल बैंक से होती है। स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे आप अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। और इंश्योरेंस कंपनी एक रिस्क कवरेज है, रिस्क कवरेज। क्वेश्चन नंबर 12, विच टीम वॉन द 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप इन 2025? महाराष्ट्र, सर्विसेज, केरला या रेलवेज? तो किसने जीता है 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप? दैट इज सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने डिफीट किसको किया फाइनल मैच में? डिफीटेड रेलवेज को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था मैच? ये भी पता होना चाहिए। ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन कैलिकट, ओडिशा। कूटक उड़ीसा, कैलिकट तो केरला में है, सॉरी, कूटक उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द CSDS लोक नीति 2024 प्री इलेक्शन सर्वे ऑन perception of corruption, what percentage of respondents believe that corruption has increased in the last 5 years? भ्रष्टाचार की धारणा के बारे में CSDS लोक नीति 2024 के चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है? कितने लोगों ने माना? वो माना मोर देन 50% पीपल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन एट? गंगा नदी डैश में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है? शिमला से, हुबली, वाराणसी या हरिद्वार? मेरे हिसाब से तो सबको ही पता होगा कि जो रिवर गंगा है वो प्लेन्स पे कहाँ से एंटर करती है? हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उससे पहले वो माउंटेन्स में होती है, फिर हरिद्वार से वो प्लेन्स में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, which concept described a feedback loop where environmental degradation itself can become a cause of social instability? कौन सी अवधारणा उस फीडबैक लूप का वर्णन करती है जहाँ पर्यावरणीय संरक्षण एवं समाज की अस्थिरता का कारण बन सकता है? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, टिपिंग पॉइंट इन इकोसिस्टम, रेजिलियंस थ्योरी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सेस? तो आंसर क्या हो गया? एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सेस। ये क्यों है हमारा आंसर? देखो
जो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली लिंक्स किससे, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से लिंक है। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर क्या क्या हम कंसीडर कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कार्सिटी एंड डिग्रेडेशन विद सोशल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या हम लिख देती हूँ, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कार्सिटी, एंड डिग्रेडेशन। इन सब के कारण एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सेस हो रहे हैं। क्या, पर्यावरण सुरक्षा एवं संघर्ष निधि, संधि संधि सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16, in which year was the National E-Governance Plans NEPG launched in India? National E-Governance Plans launched in India in 2006. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और 2015 को देख के क्या याद आ रहा है, 2015 में लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और ये फिर सम अप हो गया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a direct ecological risk of space debris re-entering the atmosphere and falling into oceans and lands? Decline in soil fertility, damage to marine life due to marine pollution, increase in global rainfall, reduction in atmospheric CO2। तो क्या है, direct ecological risk of space debris re-entering the atmosphere is damage to marine life due to marine pollution। समुद्री प्रदूषण से समुद्री जीव की को हानि, उससे ही इकोलॉजिकल रिस्क ऑफ स्पेस डेब्रिस हो रहा है, री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एंड फॉलिंग इनटू ओशंस एंड लैंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो पेपर है इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत या तो ऐसे पूछो कि बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट पूछे हैं। जिन जिन में भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डाटा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, एयर पॉल्यूशन लेवल्स, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो आप खुद ही बताइए, सेंसस किस चीज़ की नॉलेज देता है, पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वही सेंसस में क्या होता है, पॉपुलेशन की नॉलेज होती है, सेक्स रेशो, और क्या बोलते हैं उसे, लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रिलेटेड इंडिकेटर्स, यही सब सेंसस में पूछा था। देखो स्टॉक मार्केट, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था ना, इसका आंसर स्टॉक मार्केट था। क्या, फाइनेंशियल मार्क इंस्टीट्यूशन है एक, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एयर pollution level monitored by environmental agencies like CPCB। road infrastructure covered under transport and public work data, covered under transport and public work data। Question number 19, which cricketer was awarded the Padma Award in 2025? 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन, या वीरेंद्र सहवाग। तो वो थे रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच लिटरेरी अवार्ड डिड गीतांजलि श्री टूम्ब ऑफ सेंट विन इन 2022? ये टूम्ब ऑफ सेंट एक बुक है, याद कर लेना किसकी, गीतांजलि श्री की। ये एक हिंदी नॉवल है, ठीक है। गीतांजलि श्री की टूम्ब ऑफ सेंट ने 2022 में कौन सा साहित्य पुरस्कार जीता? ज्ञानपीठ अवार्ड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, या पुलित्जर प्राइज। तो टूम्ब ऑफ सेंट ने जीता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये 2022 में इनको इंटरनेशनल पुलित्जर प्राइज, मतलब जो बुक को मिला टूम्ब ऑफ सेंट के लिए गीतांजलि श्री को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये उसके बाद बन गई फर्स्ट
हिंदी नॉवल टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। फर्स्ट हिंदी नॉवल बन गई टूम्ब ऑफ सेंट, जिसको पुलित्जर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। फर्स्ट हिंदी नॉवल। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।